हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेब वीक थर्ड से बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट वीक हमारे बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। सो स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। सो रिवीजन पॉइंट्स फॉर द लास्ट वीक, तो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था अबाउट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें 7% स्टेक्स जो है वो जूलिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दैट इज अ सिंगापुर टेमसेक होल्डिंग की एक सब्सिडरी कंपनी है, उनकी तरफ से एक्वायर किए जाएंगे। देन आरबीआई इम्पोजेस दी सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं थे तो आरबीआई की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई हैं, जो लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। विड्रॉल के ऊपर, नए क्रेडिट लोन्स देने के ऊपर, सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। देन इंडियाज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन दैट इज द WPI, ठीक है, और इसमें जो है वो ईज आउट देखने को मिला है। वैल्यूज याद रखेंगे, ठीक है। लेटेस्ट जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज 2.31%। सो जैन 2025 में WPI होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इज 2.31। उससे पहले का पूछा जाएगा तो दिसंबर में 2.37 थी, ऑल्सो 0.06 जो है वो कम देखने को मिली है हमें इन्फ्लेशन, ठीक है, होलसेल प्राइस वाली। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कैनरा बैंक में अपॉइंटमेंट की गई है एज दी डॉक्टर माधव वनकुटे जी एज दी चीफ इकोनॉमिस्ट। इसके अलावा ICAI जो है वहां पर एक नए प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं दैट इज दी चरणजोत सिंह नंदा। देन सेबी की तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया दैट इज द मित्रा प्लेटफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जितने भी अनक्लेम्ड अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो आप वहां पर जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। देन आरबीआई हैज अलाउड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू ऑफर प्री सैंक्शनड क्रेडिट लोन्स थ्रू यूपीआई। जो पहले कमर्शियल बैंक्स को दी गई थी फैसिलिटी, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है ये भी प्री अप्रूव्ड लोन्स जो है वाया यूपीआई दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आरबीआई की तरफ से जो है एक 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप बनाया गया है फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग फॉर द फाइनेंशियल मार्केट। अब यहीं पर आपका क्वेश्चन बनेगा, आप नेम बताएंगे इस 9 मेंबर वर्किंग कमेटी में कौन हेड है आरबीआई की तरफ से, जिन्हें जो इस पूरी वर्किंग कमेटी को लीड करेंगे। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से जो है वो एल्गोरिदम ट्रेडिंग जो है वो अलाउ की गई है स्पेशली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। पहले की जाती थी यस, लेकिन वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते थे वो एल्गो ट्रेडिंग करते थे, छोटे लेवल के ऊपर रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो एल्गो ट्रेडिंग नहीं करते थे। सो सेबी की तरफ से जो है, सेबी की तरफ से अलाउ किया गया रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है वो एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन ईज बस, नाम याद रखेंगे, ईज बस, जिन्हें रिसेंटली जो है पेमेंट एग्रीगेटर की लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आरबीआई की तरफ से पेनल्टी इंपोज की गई थी ऑन दी फेडरल बैंक एंड करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट कुछ हमारे पास यहाँ पर जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनकी अमेलगमेशन की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिख रहे हैं और लास्ट क्लास में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास है सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक जो मर्ज होगा विद TJSB सहकारी बैंक। सिमिलरली पुणे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो मर्ज होगा विद पिंपरी छिंजवाड़ सहकारी बैंक, ठीक है। याद रखने कौन कौन से कोऑपरेटिव बैंक मर्ज हो रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, छोड़कर नहीं जाने हैं, कहीं पर लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, आरबीआई अनाउंसेस टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर द क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन रीड ओनली स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डीप में कर लिया था कि क्या होती है ये एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर किन किन के लिए बनेगा, इंडिविजुअल्स के लिए बनेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बनेगा। कौन से बैंक्स जो है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर उसे डेवलप करेंगे, सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो डेवलप करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हैदराबाद बेस्ड एक हमारे पास स्टूडियो दैट इज द आइकन स्टूडियो, और इनकी पार्टनरशिप है विद IDFC फर्स्ट बैंक, जिन्होंने अमिताभ बच्चन जी के जो AI अवतार है इसे फर्दर एक्सपेंड किया, ठीक है। अमिताभ बच्चन AI अवतार एज द फेस ऑफ द ऑल बैंकिंग ऑपरेशंस इन द जुहू ब्रांच, और इसे फर्दर एक्सपेंड किया गया। नेक्स्ट, आरबीआई टू इशू न्यू 50 रुपीज नोट्स विद द गवर्नर संजय मल्होत्रा साइन। पुराने वाले जो है वैलिड है, लीगल टेंडर है, बस नए जो है 50 रुपीज के नोट्स आए हैं जिन पर लेटेस्ट जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है दैट इज द संजय मल्होत्रा जी, उनके साइन है, ठीक है।
आगे चलते हैं और हमारे पास जो है इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में आ चुका है। क्योंकि बहुत पुराना हो चुका था बिल, 1961 से हमारे पास इनकम टैक्स बिल है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो इसी वजह से नया जो है इनकम टैक्स बिल वो पार्लियामेंट में लाया जा चुका है। अगर पास हो जाएगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हम नए इनकम टैक्स बिल के अकॉर्डिंगली जो है वो पे करेंगे, या आप समझ सकते हैं कि जो ईजी हो जाएगा एक स्ट्रक्चर हमारा पे करने का इनकम टैक्स को, डायरेक्ट टैक्सेस को। चलें आगे। और लास्ट क्लास में हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आपसे पूछा गया था प्राइमरी पर्पस ऑफ द एसबीआई सेबीज मित्रा ऐप। ठीक है, सो सेबीज मित्रा प्लेटफॉर्म जो है वो अनक्लेम्ड और आपके जो पुराने भूल चुके हैं आप म्यूचुअल फंड्स, उन्हें ट्रैक करने के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया गया बाय द सेबी। तो ये हुआ लास्ट क्लास का हमारा रिवीजन, क्विक रिवीजन की, और क्वेश्चन ऑफ द डे इसका आंसर किया, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपने बी ही आंसर लगाया था, सो बिल्कुल करेक्ट है आप सभी के। तो चलिए आगे चलते हैं और लास्ट वीक के अब करंट अफेयर्स देखना शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स अलग से लिखते चलना, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं बैंकिंग में। सो अपॉइंटमेंट्स कहाँ पर हुई हैं, तो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सेबी कार्ड्स में। ठीक है, सेबी कार्ड्स में नए जो हैं वो एमडी एंड सीईओ जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, और उनका नेम है सलीला पांडे। सलीला पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ सेबी एसबीआई कार्ड्स। ठीक है, आज सेबी और एसबीआई के बीच में दोनों में फंबल हो रहा है, कोई बात नहीं, याद रखेंगे एसबीआई कार्ड्स के जो है नए एमडी और सीईओ हैं, नेम है याद रखेंगे, दैट इज द सलीला पांडे। ठीक है, इनसे पहले कौन थे एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड, तो वो थे अभिजीत चक्रवर्ती। डन, चले आगे। सो एसबीआई कार्ड्स है क्या, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो एक्सक्लूसिवली कार्ड से रिलेटेड ही डील करती है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डील करते हैं एसबीआई कार्ड्स। डन, नए एमडी एंड सीईओ का नेम याद रखेंगे, दैट इज सलीला पांडे। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बनाने वाली पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे बनता है किनकी तरफ से, बाय दी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, पहले तो नेम याद रखेंगे, वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन इंडियाज करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और इनकी जो टेन्योर है इसे फर्दर एक्सटेंड किया गया है अप टिल 2027। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूज है दैट इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 2 इयर्स, 2 साल के लिए एक्सटेंड की गई है। अब ये चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर रहेंगे अप टिल 2027। इजी याद होना चाहिए। ठीक है, सो ये भी याद रखेंगे एक छोटा सा बीच में स्टैटिक पॉइंट, कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही होते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं। तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, सो ही ऑथर्ड इंडियाज एनुअल इकोनॉमिक सर्वे इन जैन दैट प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ एट 6.3 बिटवीन 6.3 एंड 6.8। ठीक है, फॉर नेक्स्ट फिजिकल ईयर। आगे चलें, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिंपल याद रखेंगे कि करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, दैट इज वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, और 2 साल के लिए एक्सटेंड की गई है इनकी टेन्योर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज, सो एक अच्छी न्यूज है। ठीक है, अच्छी न्यूज की है, अच्छी न्यूज कौन से बैंक से रिलेटेड है, तो कोटक एंड महिंद्रा बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज है। तो लास्ट कुछ टाइम पीरियड से कोटक महिंद्रा बैंक जो है इनका प्रॉब्लम्स ही चल रही थी। ठीक है, तो इसी वजह से इनकी ग्रेडिंग भी खराब थी, आरबीआई की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी। अब स्लोली जैसे आरबीआई की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस कम की जा रही है, अपलिफ्ट की जा रही है, तो इसी वजह से इनकी रेटिंग जो है वो फर्दर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वही हमारे पास न्यूज है दैट S&P अपग्रेड्स कोटक महिंद्रा बैंक टू BBB आफ्टर आरबीआई लिफ्ट्स द कर्व्स। आरबीआई की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई, तो इनके ऑटोमेटिकली जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इनकी रेटिंग वापस लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो भी अपग्रेड कर रहे हैं रेटिंग्स को। सो देखिए, S&P ग्लोबल अपग्रेडेड कोटक महिंद्रा बैंक्स क्रेडिट रेटिंग टू BBB फ्रॉम BB BBB माइनस। पहले BBB माइनस थी, अब माइनस हटा दिया गया और BBB तक रखी गई है। ठीक है, क्यों की गई है, क्योंकि पहले आरबीआई की तरफ से जो है कुछ सैंक्शंस लगाई गई थी कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, क्योंकि इनका भी अगेन फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट्स थी, फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स वो उसमें कुछ मिसमैच चल रहा था, तो जिस वजह से आरबीआई ने यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, तब इनकी
रेटिंग्स जो थी वो डाउनग्रेड हो रही थी, अब रेटिंग्स जो है वो अपग्रेड हो रही है, ठीक है। सो दिस इज आफ्टर द इंडिया सेंट्रल बैंक लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बैंक ऑनबोर्डिंग द न्यू कस्टमर एंड न्यू कस्टमर्स और इशूइंग द फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स। चलिए आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है और आरबीआई की तरफ से जो है एक ऐप लॉन्च की गई है, दैट इज आरबीआई डेटा ऐप। आरबीआई की तरफ से एक ऐप लॉन्च की गई है, दैट इज आरबीआई डेटा ऐप। इसमें मिलेगा क्या हमें? सर आरबीआई का डेटा मिलेगा? नहीं, पूरे इंडिया का डेटा मिलेगा। किस चीज से रिलेटेड डेटा मिलेगा? चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास आरबीआई डेटा ऐप फॉर सीमलेस इकोनॉमिक डेटा असेस, ठीक है। सो आरबीआई लॉन्च्ड आरबीआई डेटा, अ मोबाइल ऐप दैट ऑफर्स मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टैटिक्स related to Indian economy in a user friendly and visual engaging format। तो जैसे एग्जांपल के रूप में लिखते हैं आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, देन इन्फ्लेशन कितनी चल रही थी, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड लास्ट 10 ईयर्स के 20 ईयर्स के ट्रेंड्स देखने हैं। तो हम जनरली गूगल करते हैं, गूगल के ऊपर हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कहीं पर मिलते हैं कहीं पर नहीं मिलते। हमें इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में जानना होता है, प्रॉपर डेटा नहीं अवेलेबल होता, तो आरबीआई ने बोलो रुको ऐप बनाते हैं। इस ऐप में आराम से देखिए जो भी डेटा आपको देखना है इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंडिया के बैंक से रिलेटेड देखना है, इंडिया के फाइनेंशियल स्टैटिक्स से देखना है, सब कुछ यहीं पर मिलेगा। और वो मिलेगा भी कैसे? एक प्रॉपर ग्राफ के रूप में मिलेगा, एंगेजिंग जो है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने की बुक्स की तरह कि सिर्फ नंबर ही नंबर लिख दिए और कुछ नहीं। आरबीआई रुको, इंटरेक्टिव वे में देंगे ना, तो आप यूज कर सकते हैं आगे जाके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो की फीचर्स ऑफ दिस ऐप, access to over 11,000 different series of economic data to give comprehensive view of the Indian economy. Users can view time series data in graphs, charts and download the data for the analysis। तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके पीपीटीज में डाल के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा कि सर वो इमेज जो आपने डाली थी ना यहाँ पर वो क्लियर सी नहीं थी, कितना डेटा था कितना डेटा नहीं था वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले ऐसा एज इट इज कुछ था नहीं, अब आरबीआई ने प्रोवाइड किया डेटा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस ऐप इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज डेटा सोर्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी, recent updates, additional notes are also provided to help the user understand the graph and charts better। याद रखना है, सिंपल याद रखिए, आरबीआई डेटा ऐप क्या क्या चीजें मिलेंगी इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक्स और बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड ज्यादातर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। सो द पॉपुलर रिपोर्ट्स सेक्शन फीचर्स अ सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंटली व्यूड रिपोर्ट्स। देन इसमें एक सर्च ऑप्शन है दैट अलाउज यूजर टू असेस द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द होम स्क्रीन रादर देन कि नेविगेट करेंगे, सीधा कुछ सर्च करना है कुछ रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, कोई डेटा के बारे में। देन एक इसमें एक सेक्शन है दैट इज द बैंकिंग आउटलेट सेक्शन, जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं बैंकिंग फैसिलिटीज हमारे आसपास। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ राजस्थान में, तो मेरे राजस्थान में 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कौन कौन सी बैंकिंग फैसिलिटीज जो है अवेलेबल हैं, तो ये भी इस ऐप से पता चलेंगी। दैट इज इसमें एक ऑप्शन है दैट इज बैंकिंग आउटलेट, ठीक है। यूजर फाइंड द बैंकिंग फैसिलिटीज विद इन 20 किलोमीटर्स ऑफ देयर लोकेशन। 20 किलोमीटर्स फैक्ट याद रखेंगे। यूजर्स कैन असेस द डेटा अबाउट द सार्क कंट्रीज थ्रू द सार्क फाइनेंस लिंक इन द ऐप, ठीक है। तो सिर्फ इंडिया का नहीं, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा जो इंडिया का मिलेगा? नो, इंडिया के अलावा क्या मिलेगा? सार्क नेशंस के भी डेटा तो मिला। तो अब आ जाइए कमेंट सेक्शन में, अब सर के लिए आंसर आप देंगे और आप बताएंगे मुझे सार्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं, सार्क कंट्रीज, ठीक है। सार्क एज ए ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में फाउंड किया गया था और सार्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं, सारी की सारी कंट्रीज याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे पास इस वीक में ना, ज़्यादातर अच्छी न्यूज़ ही है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट की गई हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, नई नई जो है वो एप्स बन रही हैं, तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इस वीक में हमारे पास। तो पॉजिटिव न्यूज़ क्या है? तो पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे, लास्ट ईयर 2024 में जितने जैन में एक्सपोर्ट हुए थे उससे ज़्यादा इस बार जैन में हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं। तो सिर्फ जैन मंथ में, जनवरी में हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे दैट इंक्रीज टू 74.97 बिलियन डॉलर, ठीक है। सो 2025 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए जरा न्यूज़ की तरफ। सो इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कंप्राइजिंग बोथ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज रोज टू $74.97 बिलियन
अगर इसे कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर जो था जैन में हमने सिर्फ 68.33 बिलियन डॉलर्स जो हैं ये एक्सपोर्ट किए थे। तो यस, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज देखने को मिला। इतनी सी न्यूज़ थी, यहीं तक रखेंगे इसे, ठीक है। तो पहले तो इतना याद रखेंगे। देन कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट टू वाइडन टू यूएस डॉलर 2.67 बिलियन डॉलर फ्रॉम यूएस 0.39 बिलियन डॉलर एज इंपोर्ट सर्च, ठीक है। और कुछ याद करना है? नहीं, छोड़ दो, ऊपर वाला इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन तक ही रखेंगे। ये वाला जो डेटा ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, करंट अकाउंट डेफिसिट वाला, ये इसके ऊपर आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि अभी कितना चल रहा है, यहाँ कितना नहीं चल रहा, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, तो छोड़ देना यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे चले। तो सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट क्या क्या चीजें की, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स। सो कहाँ पर हमें ज्यादा एक्सपोर्ट्स देखने को मिले, तो राइस एक्सपोर्ट्स सॉ एन इम्प्रेसिव जंप। तो राइस एक्सपोर्ट्स जो है उसमें हमें 44.61% इंक्रीज देखने को मिला, reinforcing India's dominance in global rice trade. Additionally, gems and jewelry exports witnessed a revival। ठीक है, काफी टाइम पीरियड से एक स्टेबल ही चल रहा था हमारा जेम्स और ज्वेलरी वाला जो एक्सपोर्ट्स हैं, इसमें वापस से इंक्रीज देखने को मिला। सो इंडियाज एक्सपोर्ट्स हैव विटनेस्ड 6.03% ग्रोथ ड्यूरिंग अप्रैल टिल दिसंबर 2024, रीचिंग एन एस्टिमेट ऑफ $602 बिलियन। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमने टोटल जो एक्सपोर्ट्स किए हैं वो है अराउंड 600 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। फैक्ट है, याद रखने नहीं, छोड़ देना, ठीक है। कि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, यस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इसे एक चीज को आप कंपेयर करेंगे 2023 के साथ तो इंक्रीज हो रहे हैं, अभी अगर कंपेयर करेंगे तो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक जनरल ट्रेंड है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं इन रिसेंट टाइम्स 2023, 24, 25 इंक्रीज की तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलें आगे। चलो नेक्स्ट जो है हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और LIC की तरफ से प्लेटफॉर्म ये जो है और डेवलप किया गया, दैट इज वन मैन ऑफिस। सुना वन मैन आर्मी, सुना हुआ सभी ने, बॉलीवुड में दिखाते हैं काफी बार, वो पर्सन तो जी वन मैन आर्मी है, ठीक है। वन मैन आर्मी का मतलब एक ही पर्सन काफी ज्यादा काम कर लेता है। सिमिलरली LIC लेकर आए हैं वन मैन ऑफिस, एक ही पर्सन, और उसे एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट इंश्योरेंस से रिलेटेड, कोई भी कैलकुलेशंस करनी है, कुछ भी करना है तो आप इजीली वहां पर जाकर कर सकते हैं। बट करेगा कौन, पर्सन कौन है ये है LIC एजेंट्स। LIC एजेंट्स जो हैं उन्हें हेल्प की गई है बाय द LIC, ठीक है। सो LIC की तरफ से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, दैट इज वन मैन ऑफिस टू डिजिटली एम्पावर दी ओनली LIC एजेंट्स। आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, अनलेस अनटिल आप LIC एजेंट है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो so LIC has introduced one man office to empower its agents with 24/7 digital tools for policy sales, premium payment, loan processing and customer service। तो अपने ही एजेंट्स को जब एम्पावर किया गया बाय द LIC, ठीक है। और प्लेटफॉर्म है वन मैन ऑफिस। द इनिशिएटिव एम्स टू एनहेंस द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द LIC एजेंट्स, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स एंड LIC एसोसिएट्स एंड चीफ ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। तो जो जो एम्प्लॉयज हैं LIC के, एजेंट्स हैं या बाकी इसमें जो भी इनकी पॉलिसी सेल कर रहे हैं, उन सभी को एम्पावर करने के लिए लाया गया है हमारे पास इनिशिएटिव बाय द LIC, दैट इज वन मैन ऑफिस, ठीक है। तो इसमें मिलेगा क्या, तो वन मैन ऑफिस में जो है वो आप इजीली जो है LIC जो एजेंट्स हैं वो फैसिलिटेट होंगे, यहाँ पर वो पॉलिसी सेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, बिजनेस परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इवन जो है वो आपके पेमेंट्स क्या होंगी, प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं, बेनिफिट्स बता सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं आपको पॉलिसी सेल करने के लिए। जो जो उन्हें चीज़ें चाहिए होंगी, जो भी कस्टमर की तरफ से सामने से जो भी डिमांड होगी वो सब फुलफिल की जाएगी। अगर कस्टमर बोल रहा है कि लोन चाहिए तो लोन मिल सकता है, ठीक है। तो पेमेंट्स करनी है तो पेमेंट्स करवाई जा सकती हैं, ठीक है। सब गेटवेज जो एक ही जगह पर प्रोवाइड किए गए हैं डिजिटली, दैट इज वन मैन ऑफिस। इजी हुआ, चलें आगे। चलो, तो ये जो सर्विस पूरी की पूरी बिल्ड की गई है, ये ऐसे नहीं कि LIC ने एक दिन सोकर उठे और LIC ने बोला कि चलो एजेंट्स को जो है वो हेल्प कर देते हैं, नहीं। LIC की तरफ से एक पूरा का पूरा इनिशिएटिव चल रहा है, ठीक है। सो द सर्विस इज बिल्ट ऑन LIC's आनंद प्लेटफॉर्म। तो
इससे पहले एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है LIC का, दैट इज आनंद प्लेटफॉर्म, ठीक है। और आनंद की जो है फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। आनंद की फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। प्लेटफॉर्म है हमारे पास आनंद, ठीक है। और इसके अंदर ही आपको फर्दर जो है वो प्रोवाइड किया गया OMO। तो एक अलग से प्लेटफॉर्म या ऐप नहीं बनाएगी, तो इसी के अंदर जो है हेल्प की गई है, फर्दर एड ऑन किया गया, ठीक है। सो आनंद प्लेटफॉर्म के अंदर ही आपको मिलेगा वन मैन ऑफिस। डन। सो LIC के जो करंट CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MD, नाम याद रखेंगे सिद्धार्थ मोहंती, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अब LIC से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको नई नई मिल रही हैं तो इनके जो जो ब्यूरोक्रेसी में, इनके हायरार्की में जो जो इंपॉर्टेंट है MD CEO, ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। सो नाम याद रखेंगे सिद्धार्थ मोहंती, MD एंड CEO ऑफ LIC। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है रिलेटेड टू कर्नाटका बैंक। सो कर्नाटका बैंक मार्क्स 100 ईयर्स विद न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। सो 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं कर्नाटका बैंक के, तो इन 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए जो कर्नाटका बैंक की तरफ से दो नए प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च किए गए। दो नए प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है KBL मतलब कर्नाटका बैंक लिमिटेड स्त्री, एंड KBL वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। अब ये क्या क्या चीजें हैं देखिए, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे पहले मैं उस पर फोकस करता हूँ। पहला क्वेश्चन आएगा कर्नाटका बैंक के, क्योंकि 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो इसके आने के चांसेस हैं ज्यादा, ठीक है। वेरी हाई चांसेस कि आपसे कर्नाटका बैंक के बारे में पूछा जाएगा। देन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी डेट को जो है कर्नाटका बैंक जो फॉर्म हुआ था, तो डेट याद रखेंगे, फाउंडेशन डे है, दैट इज द 18th ऑफ द फेब। 18th ऑफ द फेब 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं कर्नाटका बैंक, डेट याद होनी चाहिए, ठीक है। इजी हुआ। अब चलते हैं इन प्रोडक्ट्स की तरफ। सो KBL स्त्री, स्त्री का मतलब क्या हुआ? स्त्री का मतलब विमेन। सो स्पेशली जो है सेविंग बैंक, सेविंग अकाउंट्स जो है ओपन किए जाएंगे, सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए जाएंगे स्पेशली फॉर द वीमेंस टू डिफाइन देयर ओन सक्सेस वेदर दे हैव होम मेकर्स प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स। तो कुछ नहीं है, KBL स्त्री में विमेंस के जो है वो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाए जाएंगे, करंट अकाउंट नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है KBL वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। वन फैमिली बैंकिंग मतलब पूरे परिवार का एक बैंक अकाउंट बनवा देंगे। सो वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम इज बैंकिंग सोल्यूशन दैट लिंक्स फैमिली अंडर वन आईडी। एक ही आईडी के नीचे पूरी की पूरी बैंकिंग, जो एक ही आईडी के नीचे पूरी की पूरी फैमिली जो है वो लिंक हो जाएगी, ठीक है। ऑफरिंग टेलर्ड बेनिफिट्स, शेयर्ड प्रिविलेजेस एंड सीमलेस एक्सेस। तो दोनों प्रोडक्ट्स याद रखेंगे, KBL स्त्री और KBL वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। डेट याद रहनी चाहिए, ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं हैश लगा रहा हूँ, 18th ऑफ द फेब। कर्नाटका बैंक का फाउंडेशन डे है, 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जितने भी 100 ईयर्स 90 ईयर्स वाले होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट जो है चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका बैंक, चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका बैंक है P प्रदीप कुमार। अगेन नेम इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लास्ट में सिद्धार्थ मोहंती याद रखा था, सिमिलरली कर्नाटका बैंक के याद रखेंगे चेयरमैन P प्रदीप कुमार। नेक्स्ट न्यूज, छोटी सी न्यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसीव्स RBI's अप्रूवल टू एस्टेब्लिश ब्रांच इन गिफ्ट सिटी, ठीक है। अब यहां पर मैं एक छोटा सा होमवर्क आप सभी को दूंगा, सुनिए। गिफ्ट सिटी के अंदर मैं पहले भी काफी बार ये करवा चुका हूँ क्लास में, ठीक है। सो कुछ नहीं, अपने नोट्स जो है वो आपने एक बार रिवाइज करने हैं। सो गिफ्ट सिटी के अंदर इंडियन बैंक्स, गिफ्ट सिटी के अंदर इंडियन बैंक्स, ठीक है, काफी ज्यादा इंडियन बैंक्स होंगे। तो कौन कौन से इंडियन बैंक्स हैं पहली चीज याद रखेंगे, ठीक है। देन कोई ज्यादा न्यूज में चल रहा है गिफ्ट सिटी, कुछ नहीं करना, गूगल पर जाकर गिफ्ट सिटी सर्च करना और लिखना गिफ्ट सिटीज, गिफ्ट सिटी बैंक, बस, और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने लास्ट टाइम करवाया था आपको HDFC से रिलेटेड, ठीक है, और भी काफी जो है हम न्यूज गिफ्ट सिटी से रिलेटेड कर चुके हैं। तो सिर्फ एक बैक एंड के ऊपर आपको जो है इसकी फॉलोअप लेते रहना और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि सर गिफ्ट सिटी से क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी वाला क्वेश्चन आ जाएंगे, वो स्टैटिक में आते हैं हमारे पास, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। सो आते हैं यहाँ पर। सो स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र has received approval from the RBI to set up International Financial Service Center, that is the IFSC banking unit at Gift City। तो ये बना हमारे पास, कौन कौन से बैंक और हैं, काफी मिल जाएंगे आपको बैंक्स, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू जरूर करेंगे। नेक्स्ट, द ब्रांच विल फंक्शन एज अ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फर्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांच कैरिंग आउट द ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशंस फ्रॉम इंडिया।
IFSC banking unit will provide access to the international financial markets and will allow the bank to deliver complete range of products to its clients with foreign currency funding requirements. ठीक है, कुछ और याद करना है नहीं, गिफ्ट सिटी में एक्चुअल में चल ही ये सब कुछ रहा है। तो गिफ्ट सिटी के अंदर जितने भी बैंक्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर रहे हैं, वो बैंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक तो डोमेस्टिक मार्केट इंडिया की, जब गिफ्ट सिटी में आप जा ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि आप वहां पर जो है वो ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशंस करना चाहते हैं। ठीक है, रादर देन इंडियन करेंसी, वो अलग अलग करेंसीज, वो डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, चाइनीज युआन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है सेबी एनहांसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद न्यू आरपीटी पोर्टल। ठीक है, सो आरपीटी पोर्टल क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल। तो सेबी की तरफ से जो है एक डेडिकेटेड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस इन द कॉर्पोरेट इंडिया। याद रखने कुछ इसमें सिंपल लाइन है जो आपने याद रखनी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक नया पोर्टल है दैट इज द आरपीटी पोर्टल, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी शो करने के लिए इन द कॉर्पोरेट इंडिया सेबी की तरफ से जो है वो लाया गया। दैट्स इट। ठीक, सो द पोर्टल एम्स टू ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी टू द कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स। सेबी प्लान्स टू इंटीग्रेट द सप्लाई चेन डेटा इनटू द पोर्टल अलाउइंग देम फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस। और सेबी के प्रेजेंट चेयरमैन है दैट इज द मधाबी पूरी बुच। ठीक है, MADHABI मधाबी पूरी बुच सेबी के करंट चेयरपर्सन। न्यूज क्या है सर, आपने तो ये मतलब जल्दी जल्दी हटा दी, समझाया कुछ नहीं। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ना, अब देखो सेबी किसको इनको रेगुलेट करता है, तो सेबी रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट में जो भी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं तो उनका एक क्या होगा, उनके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या चल क्या रहा है, कितने डिसीजंस लिए जा रहे हैं, किस वजह से डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो सब चीजें जो है वो शेयर होल्डर्स को बताई जा रही हैं। तो जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। ठीक है, तो वो बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। तो अगर बताया जा रहा है कि वो प्रॉपर टाइम पीरियड में बताया जा रहा है, हो सकता है कुछ कंपनीज जो है वो उनके फाइनेंशियल जो है वो खराब चल रहे हैं। तो इसी वजह से स्पेशली जो एक पोर्टल बनाया गया दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आरपीटी पोर्टल। ठीक है, जो ये सब चीजें बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की मीटिंग हो रही है, मीटिंग्स जो जो वही हो रही हैं। ठीक है, तो क्या नया चल रहा है उस कंपनी के अंदर वो सब बताया जाएगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए रादर देन के क्लोज सिस्टम हो, नहीं ये ना हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। साउथ इंडिया बैंक लॉन्चेस SIB क्विक FD फॉर सीमलेस डिजिटल इन्वेस्टमेंट। नाउ जब भी ना हमारे माइंड में FD वर्ड यूज होता है तो हमें लगता है कि FD का ये मतलब होता है कि सर लमसम अमाउंट देनी होती है, 50,000 की FD हो गई, 1 लाख की FD हो गई। कभी सुना है 1,000 की FD? सर 1,000 की FD का मतलब क्या हुआ? यही तो इस न्यूज का ही कुछ खासियत है। सो साउथ इंडियन बैंक की तरफ से क्विक FD लॉन्च किया गया जिसमें आप मिनिमम अमाउंट दैट इज 1,000 रुपीज तक की भी FD कर सकते हैं। अब बोलोगे सर ये तो फिर RD ही करवा लेते, बट नहीं, वो बोल रहे कि FD, RD और FD में ये डिफरेंस है ना, RD में आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, FD में ज्यादा मिलता है। तो आइए जरा इधर न्यूज देखते हैं। सो SIB दैट इज द साउथ इंडियन बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिजिटल सोल्यूशन दैट इज SIB क्विक FD designed to make investing in fixed deposits more convenient and accessible for its customers। तो कस्टमर्स के लिए इजी कर दिया, ऑनलाइन आप चाहें तो अपनी इजीली जो है फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं और उन्हें चाहें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। देन द इनोवेटिव सर्विस अलाउज द इंडिविजुअल्स टू सीमलेसली ओपन द फिक्स डिपॉजिट यूजिंग फंड्स फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट थ्रू UPI। और मिनिमम जो आप FD रखेंगे वो रखेंगे 1,000 रुपीज की, 1,000 की मिनिमम। ठीक है, सो ये जो यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड यूज हो रहा है DICGC। एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, सिर्फ मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ, NBFCs की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। बैंक्स और NBFCs में डिफरेंस है ही। बैंक्स आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। दैट मीन्स बैंक के अंदर आपने जो भी चीजें डिपॉजिट की हैं
उनकी बैंक एक क्या करवा रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है कि इन एनी केस अगर बैंक फेल हुआ तो आपको जो है इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। सो इस डिपॉजिट फैसिलिटी में, इंश्योरेंस फैसिलिटी में आपकी एफडीज कवर होती हैं, आपकी आरडीज कवर होती है, इसमें हमारे जो है सेविंग्स अकाउंट कवर होते हैं और इवन करंट अकाउंट भी कवर होते हैं, ठीक है। ये 4 होते हैं। एक अलग से लिख लो, लॉकर रूम कवर नहीं होता, लॉकर रूम में कोई सामान रखा है उसका कोई भी आपकी जो है एज इट इज डीआईसीजीसी की तरफ से इंश्योरेंस नहीं मिलती। और ये जो क्लेम्स होते हैं ये प्रोवाइड कर किए जाते हैं आपको, क्लेम देने वाली कंपनी हमारे पास डीआईसीजीसी। होमवर्क, अप टू हाउ मच रुपीज, ठीक है, ये जो क्लेम्स दिए जाएंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस में, ठीक है, कितने रुपीज तक के जो है वो आपको क्लेम्स दिए जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से डिस्कशंस चल रही हैं कि सर इसे इंक्रीज किया जाना चाहिए, बहुत कम है, इसे इंक्रीज करना चाहिए। तो अभी करंट क्या है, क्योंकि लास्ट अगर देखेंगे तो पहले इंक्रीज किया गया था, ये 1 लाख से इंक्रीज करके अब कितना हो चुका है ये बताएंगे आप, और अभी गवर्नमेंट देखते हैं आगे कितना इंक्रीज करती है, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट हमारे पास न्यूज, एमपीआईडी एक्ट एंड पॉन्जी स्कीम। सो स्कैम है हमारे पास, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, दैट इज द टॉरिस पॉन्जी स्कैम, ठीक है। सो मुंबई पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज सेटअप टू ऑक्शन the seized property of the accused in the Torres Ponzi scheme. So what do you mean by Ponzi scheme? तो Ponzi scheme कुछ नहीं होती है, एक पिरामिड स्कीम होती है जिसमें नीचे से लोग ऐड करते चलिए और जो है आपको रिटर्न्स मिलते हैं। देखो कितने ज्यादा रिटर्न्स की बात मैं कर रहा हूँ, जनरली हम एफडी करवाते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 7%, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स करवाएंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको जनरली बोल देंगे कि सर 15% के अराउंड जो है आपको रिटर्न मिल जाएंगे एक साल में। पॉन्जी स्कीम में लोग दबाकर पैसा लगाते हैं, क्यों? ये बोलते हैं कि आपको मिलेंगे 500 टाइम्स एनुअल रिटर्न, 500 टाइम्स, एक का 5 मिलेगा, 5 भी क्यों 6 ही मिलेगा अब तो, 500% है, 100 रुपीज लगाएंगे, एक साल के बाद 600 रुपये ले जाना, 1 लाख लगाओ और देखो कितने मिलेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पॉन्जी स्कीम में फंस जाते हैं। ये स्कीम्स कब तक चलती हैं? तब तक चलती है जब तक ये बेस बढ़ता रहता है, जब तक ये बेस बढ़ता रहता है, नीचे से ज्यादा लोग आते रहेंगे, ऊपर वालों को रिटर्न्स मिलते रहेंगे। जब ये पूरे का पूरा बेस खत्म हो जाता है, नीचे फर्दर नई एडिशंस नहीं होती, ये पॉन्जी स्कीम हो जाती है कोलैप्स। और इनके जो ओनर्स होते हैं, जो टॉप पर बैठे हैं, उन्हें पता ही होता है, वो वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं अपनी और भाग जाते हैं, ठीक है। यही सेम हुआ स्कैम, पॉन्जी स्कैम, टॉरिस पॉन्जी स्कैम, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था ये। सो अब क्योंकि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज वो सीज की गई थी, अब उन्हें ऑक्शन करने का टाइम आ चुका है, तो इन्हें ऑक्शन किया जा रहा है अंडर द एमपीआईडी एक्ट। आगे इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो द थाउजेंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स प्रोटेस्टेड इन जैन आफ्टर द टॉरिस अब्रप्टली स्टॉप्ड promised high interest payments in December 2024। कंपनी ने बोला था कि आपको 500% इंटरेस्ट मिलेंगे, लेकिन कंपनी पैसे लेकर भाग गई। सो एमपीआईडी एक्ट फैसिलिटेट्स द अटैचमेंट एंड द सेल ऑफ द एसेट्स फ्रॉम द फ्रॉडलेंट एंटिटीज सिमिलर टू द लॉस इन अदर स्टेट्स। तो ये होती है पॉन्जी स्कीम। सो पॉन्जी स्कीम इज अ फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम where the return to the earlier investors are paid using the capital from the new investors। पुराना है तो उसे नए से पैसे मिलेंगे, आपको पैसे इसी वजह से मिलेंगे अगर आपके बाद कोई ऐड ऑन हो रहा है, बस ये पॉन्जी स्कीम होती है, ठीक है। तो जब तक नई नई एडिशंस करते चलेंगे तब तक पॉन्जी स्कीम चलेगी, जब नई एडिशंस नहीं होंगी तो पॉन्जी स्कीम खत्म। सो इट कोलैप्सेस व्हेन द न्यू इन्वेस्टमेंट ड्राई अप्स। तो कुछ फेमस पॉन्जी स्कीम्स, ठीक है, तो जैसे कि शारदा स्कैम 2013, रोज वैली स्कैम, हमारे पास है स्पीक एशिया स्कैम, देन पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन स्कैम पंजाब में जो किया गया था। सो पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन स्कैम, ये सब स्कैम्स हैं, नाम याद रखने नहीं, एक बार गो थ्रू करेंगे, दैट्स इट। पॉन्जी स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, यस पॉन्जी स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, रेगुलेशन इन इंडिया पॉन्जी स्कीम्स आर इलीगल। पहली चीज इलीगल है, फिर से चलती कैसे हैं? बस चल रही होती है, अब कैसे चल रही है ये नहीं पता, लेकिन इलीगल है, ठीक है। इलीगल है अंडर द प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट ऑफ 1978। तो तब तक चलती है जब तक गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं पता होता। गवर्नमेंट को पता लगता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, ठीक है। इनका बेस इतना ज़्यादा तैयार हो चुका है कि 1000 करोड़ जो है इनके पास इकट्ठे हो चुके होते हैं। सो विच प्रोहिबिट्स प्रमोटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। Additionally, Unregulated Deposit Scheme Act of 2019 explicitly bans Ponzi schemes, further strengthening the legal action against the such frauds। बोथ आरबीआई और सेबी जो है वो रेगुलेट करते हैं ऐसे फ्रॉड्स को। अब दोनों ही जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती हैं।
आरबीआई भी रेगुलेट करता है, सेबी भी करता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक की ना हो ना, दोनों की हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं रहती। तभी मार्केट में ऐसे जो है स्कैम्स आपको देखने को ईजिली मिल जाते हैं। हर 2-2 3-3 4 साल के बाद जो आपको ऐसे पॉन्जी स्कैम्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो महाराष्ट्र में हमारे पास एक्ट है, दैट इज द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, जिसे हम बोलते हैं एमपीआईडी एक्ट, ठीक है। was enacted by the state legislature and receives the president's assent on 1st of the Jan in 2000, और जिसके अंडर जो है पॉन्जी स्कीम में जो भी एंटिटीज होंगी उनकी जो प्रॉपर्टी उसे सीज किया जाएगा और ऑक्शन करके लोगों को पैसे उनके वापस किए जाएंगे, ठीक है। सो मेन प्रोविजंस ऑफ द एमपीआईडी एक्ट याद रखनी है नहीं, इन्हें रखेंगे रीड ओनली में, ठीक है। आपसे एज इट इज कभी भी एमपीआईडी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, अनलेस एंटिल आप महाराष्ट्र से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, वरना अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रहने देना, ठीक है। फर्दर इसमें कुछ एज इट इज एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। सो एमपीआईडी एक्ट में अगर आप जो है वो गिल्टी फाउंड किए जाएंगे, सो इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 6 ईयर्स और फाइन है दैट इज अप टू 1 लाख। अब जो करोड़ों में कमा रहे हैं वो 1 लाख तक का फाइन तो दे देंगे, यस, ये बात जरूर है कि 6 ईयर्स तक की जो उन्हें सजा भी दी जा रही है, ठीक है। और इसी एक्ट में पावर दी जाती है कि इनके जो एसेट्स हैं, जो फ्रॉड कर रहे होते हैं, इनके एसेट्स जो है वो सीज किए जाएंगे और फर्दर जो है इन्हें अटैच करने के बाद ऑक्शन किया जाएगा। डन, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज हमारे पास, दैट इज द बैंकिंग ऑम्बड्समैन कॉल्ड एज द रिजर्व बैंक के ऑम्बड्समैन योजना 2021। हुआ क्या था? तो देखिए न्यूज में यह था कि दैट बैंकिंग आरबीआई ऑम्बड्समैन, ठीक है, आरबीआई ऑम्बड्समैन, और आगे जाकर इसे जब हिंदी में ट्रांसलेट किया तो वो आया रिजर्व बैंक के आरबीआई के ऑम्बड्समैन, ये होना चाहिए था। लेकिन जब हिंदी में ट्रांसलेशन की गई ऑम्बड्समैन की तो योजना का नाम चेंज हो गया और नेम क्या लिखा गया, तो वो लिखा गया आरबीआई के लोकपाल लोकायुक्त। अब लोकपाल लोकायुक्त कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, ऑम्बड्समैन का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आरबीआई ने क्या किया, नेम चेंज किया, ठीक है। तो देखिए लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो 2013 में आया था, मैंडेट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लोकपाल, सेंटर में एक लोकपाल होगा, स्टेट्स में एक लोकायुक्त होगा, ठीक है। और जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स में करप्शन चल रही होंगी, करप्शन के एलिगेशन लगेंगे, तो ये सारे केसेस जो है स्टेट में लोकायुक्त के पास जाएंगे, सेंटर में लोकपाल के पास जाएंगे, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये था लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, ठीक है। देन आगे चलते हैं, आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम इन 2021, और जब उसे ट्रांसलेट किया गया तो हिंदी में, तो उसमें एक एरर जो है वो डाल दिया गया, और वो एरर क्या था, आरबीआई ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 को लिखा गया एज द आरबीआई के लोकपाल योजना, ठीक है। तो लोकपाल लिख दिया गया, लोकपाल वर्ड गलत यूज हुआ, तो आरबीआई ने इसे चेंज किया और आरबीआई के ऑम्बड्समैन योजना इसे वर्ड यूज किया गया, ठीक है, इजी हुआ। सो ऑम्बड्समैन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर तो करप्शन के चार्जेस है ना, वहां पर जो है आपके पास लोकपाल लोकायुक्त होगा। ऑम्बड्समैन में क्या है, तो मैं बैंक में जा रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, मुझे फैसिलिटीज नहीं मिल रही, बैंक मैनेजर मेरी नहीं सुन रहा, तो मैं कंप्लेंट करूंगा, दैट इज द ऑम्बड्समैन, ठीक है। सो देखिए, टू इंश्योर द कंप्लायंस द आरबीआई हैज ऑफिशियली रीनेम्ड इट्स स्कीम इन हिंदी, दैट इज द रिजर्व बैंक के ऑम्बड्समैन योजना 2021, और वर्ड जो है लोकपाल को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया ऑम्बड्समैन के साथ, ठीक है। इंग्लिश वाला ऑम्बड्समैन हिंदी में लिखा और लोकपाल को हटा दिया गया। चलिए आगे चलते हैं, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो है ये एक मल्टी मेंबर एंटी करप्शन बॉडीज है, सेंटर और स्टेट लेवल के ऊपर। सेंटर में आपको लोकपाल मिलते हैं यूनियन में, और स्टेट्स में आपको लोकायुक्त मिलते हैं, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एट द सेंटर लेवल और लोकायुक्त जो है स्टेट लेवल पर। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड किए जाएंगे, पब्लिक ऑफिशियल्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी है, मिनिस्टर्स भी हैं, किसी के ऊपर भी एलिगेशंस हैं करप्शन के तो वो लोकपाल के पास ही जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, द एक्ट वाज रिजल्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड पब्लिक मूवमेंट अगेंस्ट द करप्शन, पर्टिकुलरली इंडिया अगेंस्ट द करप्शन मूवमेंट लेड बाय द अन्ना हजारे। सो जो फेमस अन्ना हजारे जी की मूवमेंट थी इंडिया अगेंस्ट द करप्शन, तो उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया था और ये 2013 में लोकपाल लोकायुक्त एक्ट जो है ये पास किया गया था। चले आगे, चलो नेक्स्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्चेस आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग एपीआई बैंकिंग सर्विस, ठीक है। सो
थोड़ा इजी किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से बैंक अकाउंट ओपन करना। सो पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक हैज लॉन्च्ड आधार OTP बेस्ड बैंक अकाउंट ओपनिंग एंड API बैंकिंग फैसिलिटीज कोइंसाइडिंग विद 89th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। एक जगह पर हम बैंक जो है 100 ईयर्स के हो चुके हैं, एक बैंक जो है 89th अपनी जो एनिवर्सरी मना रहे हैं फाउंडेशन डे की। सो द इनिशिएटिव्स वर डिजाइन्ड टू ऑफर सिंप्लीफाइड बैंकिंग सर्विस टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। और कुछ इसमें याद रखना है नहीं, आधार से OTP आएगा, OTP से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, फर्दर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन इनकी याद कर लीजिए, क्योंकि इनका भी 89th डे था, सेलिब्रेशन किया जाता फाउंडेशन डे, तो याद रखेंगे फाउंडेशन डे है इनका 10th ऑफ द फेब। फाउंड हुए थे ईयर में 1937 में इंडियन ओवरसीज बैंक। हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। फाउंडर थे M चिदम्बरम चेट्टियार। करंट MD एंड CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। करंट MD एंड CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। फाउंडर थे M चिदम्बरम चेट्टियार। ठीक है, फाउंडिंग डे याद रखिएगा, कर्नाटका बैंक का भी याद रखेंगे और इंडियन ओवरसीज बैंक का भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलो, नेक्स्ट हमारे पास 31 मेंबर पैनल फॉर्म टू रिव्यू द इनकम टैक्स बिल। तो लाया गया टू इनकम टैक्स बिल 2025, लास्ट 1961 वाला था, वो चेंज किया ना, तो अब क्या किया जा रहा है, एक पैनल क्रिएट किया गया है। ठीक है, 31 मेंबर जो है मेंबर, एक पैनल कमेटी जो है वो क्रिएट की गई है टू एग्जामिन द न्यू इनकम टैक्स बिल। और इस कमेटी को लीड करेंगे बीजेपी के MP, दैट इज बैज यंत जय पांडा, अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। देन मॉनसून सेशन में जो है इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होंगी उनके ऊपर डिस्कशंस की जाएंगी, अभी नहीं होंगी, सबमिट करेंगे रिपोर्ट, मॉनसून सेशन में फर्दर डिस्कशंस होंगी, और हो सकता है कि आपको मॉनसून सेशन में नया इनकम टैक्स बिल जो है 2025 वो पास होता हुआ मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs एंड एक्सपेंड्स स्वामी फंड्स। इस बार के बजट में MSME से रिलेटेड बहुत चीजें मिली हैं। ठीक है, तो बैंकिंग एग्जाम देने वाले स्टूडेंट स्पेशली याद रखेंगे MSME की नया क्राइटेरिया, लेटेस्ट जो क्राइटेरिया है वो याद होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कितना इन्वेस्टमेंट कितनी टर्नओवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने बोला ही था कि दैट इस बार फंड्स की कमी नहीं रहने देंगे MSME को, और वही हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सेंटर हैज लॉन्च्ड म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME इन मुंबई। ठीक है, तो स्कीम है क्या, तो इस स्कीम में MSMEs को कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए जाएंगे MSMEs को अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है, कितने तक के मिलेंगे म्यूचुअल क्रेडिट कोलेट्रल फ्री, सो लोन अप टू 100 करोड़, 100 करोड़ तक का जो लोन है कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा MSMEs को। बस एक क्राइटेरिया डाला है गवर्नमेंट ने बोला 100 करोड़ हमसे ले लेना, बस एक चीज करना कि 100 करोड़ में आपने जो है कुछ मशीनरी जो है इक्विपमेंट्स जो है वो परचेज करने हैं। ऐसा ना हो कि अपनी खुद की डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमसे 100 करोड़ ले जाएंगे कोलेट्रल फ्री, नहीं। तो जब मशीन बाय कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है एक्सपेंशन हो रही है, वो एक्सपेंशन के लिए जो है वो 100 करोड़ तक का आपको जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो दिस स्कीम वुड प्रोवाइड 60% गारंटी कवरेज बाय NCGTC to the MLIs, that is the member lending institutions, for the credit facility up to 100 crore. Next, under the scheme the borrower must be a MSME with a valid उद्यम registration number. अब सभी को MSMEs को नहीं मिलेंगे, उन्हीं MSMEs को ये 100 करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा जो उद्यम पोर्टल, ये MSMEs का पोर्टल है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े नंबर के ऊपर अनरजिस्टर्ड MSMEs हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि रजिस्ट्रेशन में भी आ जाए, लोन भी मिल जाएगा, और क्योंकि मशीनरीज में बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि वो एक्सपेंड भी तो कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, the guaranteed loan amount will not exceed 100 crore although the total project cost can be higher. Next, additionally at least 75% of the project cost must be for purchasing equipment or machinery. So minimum 75% जो कॉस्ट पूरे प्रोजेक्ट की होगी उसमें से मेजर जो चीजें हैं 75%, ठीक है, तो वो मशीन्स बाय करने के लिए होनी चाहिए।
तभी आपको ये लोन जो है प्रोवाइड होगा, वरना नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 200 करोड़ गवर्नमेंट को बोला कि हमें 200 करोड़ लोन की ज़रूरत है, तो आप ऐसे कीजिए 100 करोड़ तो हमें कोलेटरल फ्री दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि हमने 10 करोड़ की तो मशीन्स लेनी है। नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लोन ज़्यादा चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन 200 करोड़ में 75% आपको जो है अमाउंट वो होनी चाहिए स्पेशली फॉर बाइंग। ठीक है, इक्विपमेंट्स बाय करने के लिए होनी चाहिए, मशीनरी बाय करने के लिए होनी चाहिए। चलें आगे। चलो, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब आते हैं ये थे हमारे करंट अफेयर्स, और अब आते हैं ज़रा क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो तैयार हैं सभी? आ जाइए ज़रा कमेंट सेक्शन में और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी रिसेंटली अपग्रेडेड कोटक महिंद्रा बैंक्स क्रेडिट रेटिंग टू BBB फ्रॉम BBB माइनस? ट्रिपल बी माइनस से बी तक लेकर जाने वाली कौन सी क्रेडिट एजेंसी है? A, B, C और D? याद कीजिए और साथ साथ कमेंट करते चलिए। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, C इज द करेक्ट आंसर। S&P ग्लोबल की तरफ से जो है ये की गई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ RBI's न्यूली लॉन्च्ड RBI डेटा मोबाइल ऐप? याद है RBI डेटा मोबाइल ऐप? आज ही डिस्कस किया हमने कि फिर आप सभी को दिखा सकेंगे वो सारे के सारा डेटा RBI से रिलेटेड। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंडिया के। तो क्या काम है, प्राइमरी पर्पस क्या है? ABCD, टू प्रोवाइड, B is the correct answer, to offer macroeconomic and financial statistics इन यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट, ग्राफ्स और चार्ट्स के रूप में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच LIC डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर द वन मैन ऑफिस सर्विस? सो वन मैन ऑफिस सर्विस जो है कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी आपको LIC के? तो यस, एक पहले से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, दैट इज आनंद प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो आनंद प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाइए एज LIC एजेंट, तो आपको एक फर्दर जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करेगा, दैट इज वन मैन सर्विस। ठीक है, वन मैन ऑफिस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कर्नाटका बैंक्स KBL स्त्री सेविंग अकाउंट? KBL स्त्री सेविंग, 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं कर्नाटका बैंक के, तो 2 प्रोडक्ट्स लेकर आए थे, एक था स्त्री बैंक। ठीक है, तो जिसमें जो है सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, विमेन, कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो यस, नेम से काफी कुछ क्लियर हो रहा है। आंसर इज ऑप्शन सी, अ सेविंग्स अकाउंट डिजाइन्ड एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन। नेक्स्ट, which bank has received the approval from the RBI to set up international financial services center at gift city? तो कौन सा बैंक है जो रिसेंटली अभी गिफ्ट सिटी में अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ओपन करने वाले हैं? सो आंसर इज ऑप्शन सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को RBI की तरफ से जो है वो अप्रूवल दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, which regulatory body has launched a dedicated related party transaction portal to enhance the transparency in corporate governance? कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी बताया था, क्या हो रहा है यहाँ पर? किन्हें चाहिए इंफॉर्मेशन? हमें चाहिए। हमें क्या पर चाहिए? क्योंकि हमें शेयर्स हैं, हम शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स हैं मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? तो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर सेबी। ठीक है, तो सेबी की तरफ से जो एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया, दैट इज RPT पोर्टल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन ऑफ द डे। सो अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द MSMEs, व्हाट परसेंटेज ऑफ गारंटी कवरेज इज प्रोवाइडेड बाय द NCGTC, दैट इज द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड? ठीक है, A, B, C और D। आराम से आप इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये थे हमारे फेब के वीक 3 के इंपॉर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।